हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। निर्माण जेएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है नवरात्रि का प्रथम दिन है। जगह जगह पर मूर्तियां स्थापित हो रही हैं। कल रात के ही समय पे आपने देखा होगा, बड़े ही ढोल नगाड़ी के साथ जो है माता की मूर्ति को लाया गया और आज जो है जगह जगह पर स्थापना हो रही है। साथ में ये भी आपने देखा कि सरकार ने नवरात्रि को लेकर के कैसे जो है मंडप और मूर्तियों का साइज, इन सब चीज़ों को लेकर के आदेश दिए। ठीक है, चलिए तो आज अपन जो है लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में हमने बिंदुसार और अशोक के बारे में देख लिया था। अशोक की कुछ कहानी को मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा, लेकिन अशोक के बारे में आज कहानी अपन चर्चा करेंगे और उसके अभिलेखों के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ फैक्ट पे आ जाते हैं। जैसे कि अशोक का ये कहा जाता है, समय तो आपको पता होगा, लगभग 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा। ठीक है, ये कहते हैं कि गद्दी में बैठने से पहले, यानी कि अशोक राजा बनने से पहले गवर्नर कहाँ का था या राज्यपाल कहाँ का था, तो अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है। इस प्रश्न का उत्तर ये है, कई बार पेपर में पूछा गया है। तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए भी कौन गया था? अशोक गया था। और अशोक सुसीम असफल रहा और उस विद्रोह को बाद में किसने दबाया? अशोक ने दबाया। अच्छा, अब कहानी आ जाते हैं कि कैसे ये अवंती का गवर्नर बना था। हालांकि उस समय पे देखिए घटनाएं ऐसी होती थी कि जो राजा था, राजा जिस क्षेत्र का गवर्नर बना दिया जाता था, राजा जिसे कार्यभार सौंपता था जिस क्षेत्र का या वहाँ के गवर्नर बनाने का, तो इससे ये निश्चित हो जाती थी कि इस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति गवर्नर अगर बनता है और उसे संभाल पाने में, चला पाने में सक्षम रहता है, तो उसे ही अगला राजा बनाया जाएगा। और ऐसा कहते भी हैं कि बिंदुसार जो है अपने पुत्र अशोक को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता था और सुसीम को ज़्यादा पसंद करता था, और यही कारण था कि सुसीम को तक्षशिला का गवर्नर बनाया गया। जबकि विदिशा का जो क्षेत्र था उसका गवर्नर किससे बना के भेजा था? उसने अशोक को। घटना ऐसी मानी जाती है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लगभग बहुत सारे जनपद जो है मगध जनपद में शामिल हो चुके थे, यानी कि चंद्रगुप्त ने संपूर्ण महाजनपदों पर कब्जा कर लिया था। अब दो चार क्षेत्र ऐसे थे जिसे जीत पाना थोड़ा सा कठिन कार्य रहा। बिंदुसार जो है, मैंने आपको बताया था कि उसका विवाह किसके साथ हुआ था? धम्मा के साथ हुआ था, और धम्मा से ही उत्पन्न संतान अशोक थी। और बिंदुसार विदिशा के क्षेत्र को ही जीतने गया था और वहां पर पराजित होकर के बेहोश होकर नदी के किनारे लेट गया था, बेहोश हो गया था, और धम्मा उसे अपने साथ ले आई थी। ऐसी कहानी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, उसमें कहानी को समझें। इसके बाद देखिए, जब बिंदुसार राजा बना, राजा बनने के कुछ समय पश्चात जब चाणक्य ने अशोक की मुलाकात जो है बिंदुसार से करवा दी, बाद में बिंदुसार को ये पता चला कि अशोक मेरा ही पुत्र है, तो अशोक सबसे पहले तो उसने अपने पुत्र सुसीम को भेजा था कि विदिशा में जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को अपने अंडर में लाओ, यानी कि अपने मगध जनपद में शामिल करो, हमारे अधीन रहें। लेकिन विदिशा थोड़ा सा शक्तिशाली जनपद उस समय पे रहा है, यानी कि क्षेत्र शक्तिशाली था, वहाँ के राजा सैनिक ज़्यादा थे, जिसको हरा पाना थोड़ा सा कठिन कार्य था। सुसीम गया, सुसीम पराजित हो गया। बाद में अशोक को भेजा गया, बिंदुसार ने अशोक को भेजा कि तुम जाओ उस क्षेत्र को जीतो। अब यहाँ पे अशोक ने क्या रणनीति अपनाई कि उस समय विदिशा का जो नरेश था उसका नाम था श्री। ठीक है, विदिशा नरेश का नाम क्या था? श्री। और इसी की पुत्री कौन थी? कुमार देवी। कुमार देवी ये कौन थी? विदिशा नरेश की पुत्री। अब अशोक जाता है कहाँ? विदिशा में, और विदिशा में जाकर के डायरेक्ट मुलाकात करता है उसके पिता से। ये उसने पहले ही पता लगा लिया था कि श्री की एक पुत्री है कुमार देवी, और उसे देवी भी हम कह सकते हैं, उसका नाम मिलता है।
तो विदिशा के नरेश से मुलाकात करता है और कहता है कि मगध के जनपद, चूँकि मगध के राजा बिंदुसार ये चाहते हैं कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करूं, ठीक है, और मैं उसका बेटा हूं। इस तरह से मगध जनपद बिंदुसार ने ये खबर आपको भेजी है। अब चूंकि मगध जो है एक विशाल महाजनपद था और यही कारण था कि विदिशा नरेश श्री ने बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि इतने बड़े राजा के बेटे से मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर ये आक्रमण वाली जो बात है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, शादी संबंध के मामले में रिश्तेदारी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। श्री ने अशोक की बात को स्वीकार कर लिया, जबकि बिंदुसार ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि तुम वहां जाके विवाह करना, लेकिन अशोक ने रणनीति अपनाई, षड्यंत्र रचा और श्री की पुत्री से धोखे से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। हालांकि पुत्री को देखने के बाद, कुमार देवी को देखने के बाद उससे प्रेम भी हो गया था, विवाह किया। विवाह करने के 3 से 4 दिन पश्चात जो है तुरंत अशोक अपने ससुर के पास, श्री के पास पहुंचता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो ये राज्य मेरे अधीन कर दो या तो फिर युद्ध करने के लिए तैयार रहो। अब श्री जो है विदिशा नरेश बड़े धर्म संकट में फंस गया कि अगर मैं इससे युद्ध करता हूं तो मेरा दामाद है, युद्ध में मारा गया तो मेरी बेटी विधवा हो जाएगी, या फिर इसको हरा भी दूंगा, मारूंगा नहीं तो मेरी बेटी की ही बदनामी होगी कि एक जो है ससुर ने अपने दामाद को हरा दिया। तो यहाँ पे विदिशा नरेश ने ये सोचा कि भाई अब करे तो करे क्या, तो उसने एक काम किया कि अपना संपूर्ण जो क्षेत्र है वो अशोक को सौंप दिया। और यहाँ से अशोक को जैसे ही विदिशा का क्षेत्र मिल गया, अशोक ने मैसेज भिजवा दिया मगध में कि विदिशा का क्षेत्र मैंने कब्जा कर लिया है। इस तरीके से अशोक का थोड़ा सा मान सम्मान बढ़ा और ये कहानी मानी जाती है। और यही है कि अगर आपसे कभी पूछे कि राजा बनने से पहले, उस समय देखिए बिंदुसार राजा था, मैंने अभी जो कहानी बताई तो वो तो बिंदुसार राजा था, अशोक नहीं था उस समय पे राजा। अशोक मात्र गवर्नर था, कहाँ का, अवंती का। और विदिशा देखिए अवंती उज्जैनी का क्षेत्र है, उज्जैन का क्षेत्र है। अवंती, उज्जैन, विदिशा ये आपस के ही पूरे मिले हुए क्षेत्र थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि अशोक ने उस क्षेत्र को अपने अंडर में ले लिया। तो ये कहानी थी। तो अब आ जाते हैं देखिए अशोक के अभिलेख के बारे में। कलिंग युद्ध के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से देखिए कलिंग युद्ध होता है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग के युद्ध के पश्चात जब उसने भीषण नरसंहार देखा और बहुत सारी चीज़ें देखी, देखने के पश्चात मोंगलीपुत्र तिस उससे मुलाकात करते हैं और उसको समझाते हैं, और बाद में उसने अपने ही भतीजे उपगुप्त से क्या ली, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और अपनाने के पश्चात उसने शस्त्र न उठाने की कसम खाई। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अशोक के समय में जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, यानी बौद्ध धर्म की जो तृतीय संगीति हुई थी, अशोक के शासनकाल में ही हुई थी। और ऐसा समझ में आ रहा था कि बौद्ध धर्म में अब फूट पड़ने वाली है, यानी बौद्ध धर्म देखा जाए तो अलग अलग भागों में विभाजित होने वाला है। लेकिन जैसे ही अशोक को ये बात पता चली तो अशोक ने साफ चेतावनी दी कि मैंने शस्त्र उठाना भले ही छोड़ दिया है, लेकिन किसी भी प्रकार से अगर हिंसा होती है या बौद्ध धर्म में कोई फूट पड़ती है या विभाजन होता है तो मैं बिल्कुल भी नहीं कतराऊंगा और मैं पुनः शस्त्र को उठा लूँगा। और अशोक के इसी चेतावनी की वजह से, चूँकि अशोक का डर जो है लोगों में तो था ही, तो इसी चेतावनी की वजह से, इसी डर की वजह से बौद्ध धर्म का विभाजन नहीं हुआ। लेकिन अशोक की मृत्यु के पश्चात आने वाले कुछ समय पश्चात जब कुषाण वंश का यहाँ पे शासन हुआ तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का, यानी चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का पूरी तरह से विभाजन हो गया और बौद्ध धर्म भी 2 भाग, हीनयान और महायान में बट गया। तो ये कहानी भी है, ठीक है दोस्तों। तो आ जाते हैं अब अपन अभिलेखों के बारे में। तो अभिलेखों की कैटेगरी मैंने आपको बता दी थी कि किस तरीके से देखिए अभिलेख होते हैं। शिलालेख होता है, स्तंभ लेख होता है और आपका देखा जाए गुहा लेख होता है, ठीक है। तो अपन पहले अशोक के 14 जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, क्योंकि स्तंभ लेख 7 प्राप्त हुए हैं, उसमें भी लघु स्तंभ लेख अलग है, दीर्घ स्तंभ लेख अलग है, ठीक है, वृहद स्तंभ लेख अलग है। तो अपन सबसे पहले 14 शिलालेखों के बारे में देख लेते हैं। अच्छा,
लूसेंट की किताब कई लोग पढ़ते हैं। लूसेंट में एक चीज़ लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, उसे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। कई जगह पे देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो भी समय गलत होगा, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है कि अशोक के अभिलेखों की खोज सन 1730 में हुई। अब कई, जैसे लूसेंट में लिखा है 1750। अब डिपेंड करता है, कई बार पेपर में 1730 को सही माना है और कई बार पेपर में 1750 को सही माना है। तो ये थोड़ा सा आपको डिफाइन करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। पुराने प्रैक्टिस सेट के पेपर लेंगे, उठाएंगे और उनके जो उत्तर हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति थे टीफेनथेलर, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को क्या किया है, खोजा, ठीक है। अशोक के अभिलेखों को खोजा गया है, ठीक है। और सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप जो व्यक्ति थे, इन्होंने पहली बार सफलता प्राप्त की अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में, ठीक है ना। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखना है। अब अपन आ जाते हैं अशोक के शिलालेखों के बारे में, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ और एक तरफ से लिखना जो है चालू करता हूँ। सबसे पहला अशोक का जो शिलालेख है, ठीक है ना, इसमें हम कहेंगे इसको प्रथम शिला, ठीक है। अब मैंने इसमें प्रथम शिलालेख तो आपको लिख दिया है, अब सीधे नंबर डालूंगा, नंबर से आप समझते जाइएगा, ठीक है ना। तो अशोक के पहले शिलालेख में किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो इसमें पशु बलि की निंदा की गई, पशु बलि की निंदा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यदि परीक्षा में आ गया कि अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, तो अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई, ठीक है। परंतु समझिएगा कि पशु बलि की निंदा तो की गई, क्योंकि कहा गया कि पशुओं में भी उसी प्रकार प्राण होते हैं जैसे मानव में है, परंतु फिर भी एक सप्ताह में एक मोर और एक हिरण का मांस पकाया जाएगा और उसे खाया जाएगा, ऐसा कहा गया राजभवन के अंदर, ठीक है ना। चल, अब दूसरे शिलालेख की हम बात करें, दूसरे शिलालेख में कौन सी जानकारी मिलती है, तो अशोक के दूसरे शिलालेख में मानव तथा पशु की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। मानव तथा पशु की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख मिलता है कि किस तरीके से मानव और पशु की चिकित्सा होगी, तो उसकी व्यवस्थाएं कैसी थी, अशोक ने किस प्रकार से उसकी व्यवस्था की थी, तो उसकी जानकारी हमें अशोक के दूसरे शिलालेख से क्या होती है, प्राप्त होती है। समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तीसरे शिलालेख की। तीसरे शिलालेख में क्या जानकारी मिलती है, तो अशोक के तीसरे शिलालेख में यह घोषणा की गई है, आदेश दिया गया है, और किन्हें आदेश दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, राजकीय अधिकारियों को राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है। और क्या आदेश दिया गया है कि वह प्रत्येक 5वें वर्ष दौरे पर जाएं। कहाँ दौरे पर जाएं, संपूर्ण क्षेत्र पर, साम्राज्य पर, कहाँ पे जाएं, राज अधिकारियों को आदेश दिया गया है, आदेश कि प्रत्येक 5 वर्ष में वह दौरे पर जाएं। दौरे पर जाएं, क्यों जाएं दौरे पर, क्योंकि जब राजा या राजकीय अधिकारी दौरे पर निकलेंगे तो निश्चित रूप से जो शासन प्रशासन की कमियां हैं वो सामने आएंगी, और जो भी कमियां हैं वो आकर के राजा को बताएंगे और राजा उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। अब वर्तमान की बात छोड़ दीजिए कि बड़े बड़े नेता ये लोग आते हैं, घूमते हैं और मुआयना करते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं, ये सब चीज़ें अलग। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उस समय उसने कहा कि राजकीय अधिकारियों को आदेश यह दिया कि प्रत्येक 5वें वर्ष वो दौरे पर जाएं और शासन की कमियों को ला करके जब हमें बताएंगे तो हम उन कमियों को दूर करें, ठीक है ना। इसके पश्चात हम आ जाते हैं चौथे शिलालेख में। चौथे शिलालेख में जानकारी मिलती है भैरी घोष की जगह
धम्म घोष, भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा। अब दोस्तों भैरी घोष क्या था? तो भैरी घोष देखिए, कुछ ऐसी नीतियां थीं जो हिंसा से जुड़ी हुई थी, वही था भैरी घोष। और इसमें कुछ ऐसे नियम कानून मानने पड़ते थे जिससे शासन में जनता को कई ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती थी। तो अशोक ने भैरी घोष की जगह धम्म घोष को लाया और इस चीज़ को बताया, यानी कि आने वाले समय में लोगों को ये बात पता रहे कि हमारे यहाँ पे धम्म घोष चलता था, नीतियों का वर्णन था, धम्म घोष की नीतियों का वर्णन था। तो वो चौथे शिलालेख में, मतलब कि जो उसका चौथा शिलालेख है, उसमें ऐसी जानकारी मिलती कि अशोक के शासनकाल में भैरी घोष नहीं बल्कि क्या था, धम्म घोष था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन किसकी, पांचवें शिलालेख की। तो अशोक के पांचवें शिलालेख से हमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख, मतलब धर्म महामात्र कौन थे? उस समय धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जो व्यक्ति होते थे, ये सीधी सी बात है, धर्म में जो निपुणता हासिल करते थे उनके, यानी उन महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख हमें किससे मिलता है? अशोक के पांचवें शिलालेख से मिलता है। ठीक है ना। इसके पश्चात आ जाते हैं हम छठवें शिलालेख में। तो जो छठवां हमारा शिलालेख है उसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। आत्मनियंत्रण नियंत्रण की शिक्षा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आत्मनियंत्रण की शिक्षा मतलब एक जो हम अपने अंदर, अपने ऊपर, अपनी आत्मा पर नियंत्रण रख सकें, यानी कि ज़्यादा क्रोध में हो तो क्रोध ना करें, ज़्यादा खुश हो तो उस खुशी को ज़्यादा जाहिर ना करें, एक समान अवस्था में बने रहें। तो ऐसी शिक्षा जो है अशोक के छठवें शिलालेख से हमें प्राप्त हो जाती। ठीक है, चलिए ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा मिटा देता हूँ ताकि जो है कि आगे लिख सकूं। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा, चाहे तो अभी वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा। ठीक है ना, अभी मैंने मिटा दिया, ध्यान नहीं दिया, वीडियो को आप रिवाइंड कर लीजिएगा और रिवाइंड करके क्या कर लेंगे आप, सीधी सी बात कर लेंगे। ठीक है ना। अब हमने छठवां पढ़ लिया। अब देखिए, अब हम क्या कहते हैं, सातवें शिलालेख की ओर बढ़ते हैं। अशोक का जो सातवां शिलालेख है, 7th और 8th, ठीक है ना, 7वां और 8वां। अशोक के 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन मिलता है। अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन। ठीक है, कि अशोक ने कहाँ कहाँ क्या कैसे जो है तीर्थ यात्राएं की थी, उनका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है, 7वें और 8वें शिलालेख से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपन किसमें, 9th नंबर का जो शिलालेख है, 9वें नंबर का, उससे हमें क्या मिलता है, सच्ची भेंट। सच्ची भेंट व शिष्टाचार। उम्मीद है कि शिष्टाचार आप समझ गए होंगे। सच्ची भेंट मतलब कि जो दी जाने वाली भेंट होती थी, वो सच्ची भेंट का मतलब ये है कि समझ रहे होंगे आप कि जो भेंट दी जा रही है वो एक अच्छे मन से और एक अच्छी भेंट है ना, तो वही क्या कहलाता था, आपकी सच्ची भेंट व शिष्टाचार। और इसी से हमको क्या मिलता है आपका, तो देखा जाए तो 9वें शिलालेख से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती। ठीक है, समझ गए ना। तो इस तरीके से जो है कि 9वां शिलालेख हो गया। अब बात कर लेते हैं अपन 10वें शिलालेख की। इसको मिटा देता हूं। चलिए, 10वें शिलालेख में अशोक ने ये कहा कि जो उच्च अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी व राजा सदैव जो भी बात सोचे या जो भी निर्णय ले, जो सदैव निर्णय जनता के हित में ले, जनता या प्रजा के हित में ले, प्रजा के हित में, ठीक है ना,
देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए कि उच्च अधिकारी व राजा क्या करें, सदैव जो भी सोचें या जो भी निर्णय ले वो जनता या प्रजा के हित में लें। तो इस तरीके से यह हमें जानकारी अशोक के 10वें शिलालेख से प्राप्त होती है। अब आ जाते हैं अपन 11वां शिलालेख और 12वां शिलालेख, 13 और 14। ठीक है, 11वां शिलालेख धम्म नीतियों का वर्णन है, का वर्णन या उसकी व्याख्या कि धम्म क्या था। देखिए, धम्म पाली भाषा में हम धम्म कहते हैं, बाकी धर्म है। इसके बाद जो 12वां शिलालेख है उससे हमें प्राप्त होता है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। ठीक है ना, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति तथा सभी के विचारों का सम्मान किए जाने की बात जो है कही गई है। कहाँ पे, कि सभी का विचार समान है और सभी का विचार हमेशा गलत नहीं हो सकता है, परंतु सही भी नहीं हो सकता। इसीलिए ये कहा गया कि पहले तो स्त्री महामात्रों की भी नियुक्ति की गई थी, इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। दूसरा, सभी के विचार समान रूप से दृष्टिगोचर, यानी कि समान उन्हें तवज्जो दिया जाए, यही उल्लेख हमको इसके 12वें शिलालेख से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको 13वां शिलालेख बता देता हूँ। 13वें शिलालेख में कुछ स्पेशल चीज़ें मैंने ढूंढी है, उसे आप नोट कर लीजिएगा निश्चित रूप से। चलिए, तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन, ध्यान रखिएगा, अशोक के इसी शिलालेख से इस चीज की भी जानकारी प्राप्त होती है कि इस कलिंग युद्ध में जिन 5 यवन राजाओं ने भाग लिया था उनका भी उल्लेख मिलता है। उन्हीं 5 राजाओं के नाम मैंने खोजे हैं और मैंने लिखा हुआ है उसे। तो थोड़ा सा अटपटे नाम जरूर हैं, लेकिन जो लोग MPPSC मेंस की तैयारी करते हैं उनके लिए ये चीज़ काम आएंगी मेंस में लिखने के लिए। तो मैं उनके नाम जो है लिख देता हूँ, वो कहाँ के नरेश थे तो वो देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो राजा थे वो थे अनितियो। अनितियो ये कौन थे भाई? सीरिया नरेश थे शायद, हाँ सीरिया नरेश थे, सीरिया नरेश। दूसरा जो राजा है यवन राजा, उसका नाम मिलता है तुर्मय। तुर्मय वो कौन था भाई? मिस्र नरेश, मिस्र नरेश। तीसरा जो राजा का उल्लेख मिलता है वो है आतिकनी। आतिकनी ये कहाँ के थे आपके? मैसिडोनियन नरेश, मैसिडोनियन नरेश। चौथा था मग। मग कहाँ के थे? एवीरस नरेश। एवीरस एक क्षेत्र था वहीं पे यमन पे, एवीरस नरेश। और एक लास्ट था आपका जो 5वां राजा था, उसका नाम था अलिक सुंदर। अलिक सुंदर। और ये किस क्षेत्र के राजा थे? ये सीरिन कंधार नरेश थे। सीरिन कंधार नरेश। ठीक है दोस्तों, ये पांचों आप देख लीजिए कि कौन कौन थे। तो 13वें शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें से 5 यवन राजाओं का भी उल्लेख मिलता है जिन्होंने इस कलिंग युद्ध में भाग लिया था। पहला अनितियों सीरिया नरेश, दूसरा तुर्मय मिस्र नरेश, जो तीसरे थे आतिकनी मैसिडोनियन नरेश, चौथे थे आपके मग एवीरस नरेश, और 5वें थे आपके अलिक सुंदर जो कि सीरिन कंधार नरेश थे। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने 13वां शिलालेख भी देख लिया। जो 14वां शिलालेख है उसको भी देख लेते हैं, यही नीचे लिख देता हूं। अशोक के 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। मतलब उन्होंने कहा कि भाई सभी प्रकार के दुख
इत्यादि भूल जाओ और धार्मिक जीवन बिताओ। तो धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया, प्रेरित, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 14 शिलालेखों के बारे में जानकारी ले ली, ठीक है। अब अपन जो है कुछ स्तंभ लेख और कुछ बृहद स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, उनके बारे में देखते हैं अगली स्लाइड में, ठीक है। तो चलिए अपन अगली स्लाइड स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये है अगली स्लाइड। मैंने पहले से लिख इसलिए दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है। जब मैं एक ही नाम दो बार लूँगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। जैसे अभी अपन पढ़ेंगे कि जैसे एर्रगुड़ी यहाँ भी है, इसके अलावा एर्रगुड़ी यहाँ पे एक बार और आया है आपका, है ना, ये एर्रगुड़ी आया। तो आप थोड़ा सा परेशान ना हो, इस वजह से मैंने इसको प्री डिफाइन कर दिया, पहले से लिख दिया। तो सबसे पहले तो मैं किनारे हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2 सेकंड बाद मैं इसको बताना चालू करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले बृहद शिलालेख की। अब देखिए, जो मैंने आपको शिलालेख अभी 14 बताए हैं, तो इन 14 में बृहद शिलालेख एक तो ये 7 ये आप मान लीजिए, इसके अलावा ये लघु शिलालेख ये मान लीजिए। तो जो 14 शिलालेख अभी मैंने आपको बताए, उन्हीं में से उनके अलग अलग जो नाम है तो वो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए, डिफाइन कर दिए हैं, है ना। अब समझिएगा कि पहले लघु शिलालेख देख लेते हैं अपन। लघु शिलालेख में सबसे पहला जो शिलालेख का नाम है वो है रूपनाथ। और रूपनाथ कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें? जबलपुर से, अपने मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले से हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। गुर्जरा जो अभिलेख है वह देखिए, अब एक मैंने आपको बताया था मस्की और गुर्जरा। मस्की और गुर्जरा अभिलेख से अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। तो गुर्जरा हमें कहाँ से मिला है? दतिया। यह भी कहाँ है भाई? एमपी, मध्य प्रदेश का एक जिला है, और इसको भी लिख देता हूँ मैं एमपी, ठीक है। चलिए, सहसाराम कहाँ? सहसाराम अभिलेख प्राप्त हुआ हमें बिहार से, ठीक है ना। इसके अलावा भाब्रू, अच्छा इसको वैराट भी कहते हैं अपन, वैराट अभिलेख के नाम से भी कभी आ जाए तो परेशान नहीं होना। जयपुर में प्राप्त हुआ है। जयपुर कहाँ है आपका? राजस्थान, ठीक है। ब्रह्मगिरी चित्रदुर्ग, ये जो ब्रह्मगिरी चित्रदुर्ग प्राप्त हुआ है, चित्रदुर्ग से प्राप्त हुआ है। चित्रदुर्ग कहाँ है आपका? कर्नाटक में। इसके कुछ और फैक्ट जगह न होने की वजह से मैंने नहीं लिखा है, और जो भी अलग से फैक्ट मिलते जाएंगे तो मैं बताता जाऊंगा, आप सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सिद्धपुर भी कहाँ प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी के निकट ही प्राप्त हुआ है, और ब्रह्मगिरी के 1 मील पश्चिम में ये हमें प्राप्त होता है सिद्धपुर। जटिंग रामेश्वर ये भी ब्रह्मगिरी में प्राप्त हुआ है, और ये उत्तर पश्चिम 3 मील दूर प्राप्त हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि ब्रह्मगिरी के 3 मील दूर उत्तर पश्चिम दिशा पर प्राप्त हुआ है कौन सा? जटिंग रामेश्वर। एर्रगुड़ी कुरनूल कर्नाटक से हमें कुरनूल आंध्र प्रदेश से हमें प्राप्त हुआ है। गोवीमठ ये मैसूर कहाँ है आपका? कर्नाटक में। मैसूर के कोपबेल एक स्थान है जिसका नाम है कोपबेल ही है। कोपबेल स्थान से हमें प्राप्त हुआ है कौन सा? गोवीमठ। पालकी गुंडू अगर हम देखें तो मैसूर में ही गोवीमठ से 4 मील दूर प्राप्त हुआ है, मैसूर में ही पालकी गुंडू, ठीक है। राजुल मंडागिरी कुरनूल आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ। अहरौरा उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से हमें प्राप्त हुआ। लघु शिलालेख हमने देख लिए। अब आ जाते हैं बृहद शिलालेख। तो बृहद शिलालेख की हम बात करें, सहवाजगढ़ी पेशावर ये कहाँ पड़ता है आपका? पाकिस्तान में, ठीक है। मानसहरा जो प्राप्त हुआ अभिलेख ये भी हजारा, ये भी कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कालसी देहरादून ये कहाँ है आपका? यूके में, उत्तराखंड, ठीक है। गिरनार जूनागढ़ ये कहाँ आपका? गुजरात। धौली तथा जौगढ़ जो अभिलेख प्राप्त हुआ पुरी गंजम से प्राप्त हुआ। पुरी का नाम जब भी आ जाए तो आप उड़ीसा से टिक कर सकते हैं, उड़ीसा से प्राप्त हुआ। एर्रगुड़ी जो बृहद शिलालेख में एक बृहद शिलालेख है हमारा एर्रगुड़ी, वो भी कुरनूल आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ। एक बृहद भी प्राप्त हुआ है और एक लघु भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। सोपारा ये कहाँ से प्राप्त हुआ? ठाणे महाराष्ट्र, ठीक है ना। चलिए
अब आ जाते हैं अपन स्तंभ लेख में। स्तंभ लेख में सुन लीजिए। अच्छा, इनका जो एक इफेक्ट है उनको मैं चाहे तो PDF बना के जब अपन क्वेश्चंस करेंगे, अभी जैसे ही 1-2 टॉपिक और हो जाएंगे तो 1-2 टॉपिक होने के बाद फिर सिंधु घाटी सभ्यता से या पाषाण काल से लेकर के पूरा उस टॉपिक तक के क्वेश्चन, चाहे 100 क्वेश्चन हो चाहे 150 हो, उन क्वेश्चंस को लेकर के अपन आएंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर जो है आपके सामने स्क्रीन पे चलेंगे, आपको आंसर देना है, मैं भी बताता रहूँगा, है ना। तो अपन प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस की कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली टोपरा, ये इसके बारे में अभी बताऊंगा मैं जब क्वेश्चंस में कि किस तरीके से इसे, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने एक स्थापित करवाया था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थापित करवाया, ऐसा मतलब उल्लेख मिलता है अलग अलग स्थान से, यानी कि स्थानांतरित किए गए थे, तो वो अपन बताएंगे। ठीक है, दिल्ली टोपरा में प्राप्त हुआ है। एक दिल्ली मेरठ लौरिया अरराज चंपारण जिले में हमें प्राप्त हुआ है। लौरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण जिले में है। रामपुरवा जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो भी चंपारण में, यानी कि 3 लगभग चंपारण में। प्रयाग, जो कि आप जानते हैं प्रयागराज यानी इलाहाबाद। ठीक है, इसके बाद लघु स्तंभ लेख आ जाएंगे। सांची, जो कि अपने मध्य प्रदेश रायसेन जिले में। सारनाथ वाराणसी, ठीक है ना, यूपी में पड़ता है आपका। कौशाम्बी जो है इलाहाबाद। इसी कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, याद रखिएगा, ये फैक्ट आपको पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद हम रुमिनदेई नेपाल, हिमालय की तराई में। ठीक है, और निगलीवा, जो कि निगली सागर, यह भी कहाँ है आपका, नेपाल में है। तो इस तरीके से दोस्तों मैं किनारे हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट पुनः जो लोग नहीं लिए हैं अभी आए हैं ले लें कि इस तरीके से ये अशोक के क्या है, बृहत शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, लघु शिलालेख हैं और लघु स्तंभ लेख। और बाकी अभी मैंने 14 शिलालेखों की जानकारी आपको दे दी थी। तो इस तरीके से आपको इसे पढ़ना है और बढ़िया से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, डिसलाइक मत करिए, करना हो तो कर दीजिए। और जो है मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पुनः, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।